हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर मिली, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट। आज मैं डिप्रेशन के ऊपर बात करूंगी। डिप्रेशन आज सबसे कॉमन डिजीज़ में आता है। हालांकि मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाई हैं। डिप्रेशन की पिछले वीडियोस की सीरीज का ही एक हिस्सा है ये वीडियो भी। डिप्रेशन के कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें पहचानना ज़रूरी है, जैसे बहुत ज़्यादा थकान लगना, बहुत ज़्यादा नींद आना, भूख में कमी आ जाना, मूड का लगातार ख़राब रहना या फिर दुखी महसूस होना। इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं जिसका मतलब है कि आपको डिप्रेशन है। लेकिन कई बार हमारे नॉर्मल लाइफ में भी हमें ऐसा महसूस होता है, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि हमें डिप्रेशन है या बस ऐसे ही मूड ख़राब है। दोनों का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम इन दोनों के डिफरेंस को नहीं समझते हैं और या तो बेवजह का ट्रीटमेंट ले लेते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे इग्नोर कर जाते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको डिप्रेशन के सारे लक्षण हैं, आपको नींद की कमी लग रही है, आपको मूड ख़राब है, आपको दुखी महसूस हो रहा है, आपको बहुत फटीग महसूस हो रहा है, बहुत थकान में आप रहते हैं, अगर ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर आप खाना ठीक से खा रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत खाने का टाइमिंग चेंज हो जाए या थोड़ा अमाउंट कम हो, बट आप मिला जुला कर खाना ठीक खा लेते हैं, नींद भी आपको प्रॉपर आ रही है और सारे काम आप कर ले रहे हैं, इसका मतलब है कि ये थोड़ा मूड ख़राब होने से संबंधित है या फिर लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं होती। अमूमन ये हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है। पर अगर आपको इन सारे लक्षण के साथ साथ आपको खाना छूट जाए, आपका खाना ड्रास्टिकली बहुत तेज़ी से कम होने लगे, आप 2-4 दिनों के अंदर ही आपको ऐसा लगे कि आपका एक टाइम का खाना छूट गया, इस मात्रा में आप खाते थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इट्स मीन कि ये सीवियर डिप्रेशन के लक्षण हैं। यहाँ पे इमीडिएटली आप डॉक्टर से मिलें। तीसरी चीज़ ये कि अगर सारे लक्षण हो, आपका मूड बिल्कुल अपसेट रहता हो, खाना नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा कम नहीं हो लेकिन फिर भी पहले की तुलना में कम हो, बट अगर ये स्थिति हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा रह जाती है तो इसका मतलब है कि आप डिप्रेशन के चपेट में आ रहे हैं और यहाँ पे देर करना उचित नहीं होता। यहाँ पे आप तुरंत ट्रीटमेंट लें, आप बहुत जल्दी आसानी से इससे बाहर आ जाएंगे। अगर आपने इसे टाला, एक लंबा टाइम अगर ये आपके साथ रह गया तो आपके लिए निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। अब ये डिप्रेशन भी कई कारणों से होता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि कोई भी मानसिक समस्या कई कारणों से होती है। पहले उन कारणों को समझते हैं। और डिप्रेशन के भी कुछ कारण हैं, जैसे एक होता है कि बायोलॉजिकल जो चेंजेज आते हैं, बायोलॉजिकल कारणों से उत्पन्न होती है। बायोलॉजिकल रीज़न में जो डिप्रेशन होता है उसमें शुगर, थायराइड, किसी तरह की बीपी की समस्या या फिर कोई गंभीर प्रॉब्लम हुआ हो जिसका ऑपरेशन हुआ हो, कोई लाइफ थ्रेटनिंग आपके साथ शरीर को चोट पहुंचाने वाली कोई घटना घटी हो, ऐसे सिचुएशन में बायोलॉजिकल रीज़न से आपके अंदर डिप्रेशन पैदा होता है, जिसके लिए साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और इसमें मेडिसिन दी जाती है। अब आता है जो सबसे कॉमन होता है, वो है साइकोजेनिक रीजन से होने वाला डिप्रेशन, जिसे साइकोलॉजिकल डिप्रेशन भी कहते हैं। साइकोजेनिक डिप्रेशन के कारण हमारी लाइफ से जुड़े होते हैं, जैसे कोई पेनफुल रिलेशनशिप में आप हो, पेनफुल मेमोरी हो, किसी लव वन का आपसे दूर हो गया हो या फिर डेथ हो गई हो, या फिर आप लगातार फेल हो रहे हो, आपका काम सक्सेस नहीं कर रहा हो, लाइफ मीनिंगफुल नहीं लगती हो, जो लोग हैं आपके सराउंडिंग में वो आपको समझ नहीं रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है आपकी, ये सारी चीज़ें मिलके भी हमें डिप्रेस्ड कर देती हैं। और ये डिप्रेशन हिडन होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिप्रेशन डिटेक्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि हम इसे एक कॉमन लाइफस्टाइल मान करके चल रहे होते हैं या फिर इसे कॉमन नेचर की तरह ले लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही है। जबकि उसी व्यक्ति को आप देखेंगे कि जब उसके मन के मुताबिक कोई सिचुएशन मिल जाए, कोई माहौल मिल जाए तो काफ़ी चेयरफुल हो जाता है। तो अगर वो व्यक्ति वैसा ही था तो फिर माहौल बदलने से बदल कैसे गया, ये सोचने वाली बात होती है। ऐसा डिप्रेशन मोस्टली हम में से अधिकतर लोग इसके शिकार होते हैं, बट हम इसे इग्नोर कर देते हैं और यही चीज़ हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोक भी लेती है। हमारी क्षमता के अनुसार हम अपने जीवन में अचीव भी नहीं कर पाते। इसका ट्रीटमेंट बेहद ज़रूरी होता है। इसे पहचाने कैसे? पहली बात तो ये देखें कि आपने जो नॉलेज हासिल की है, जो आप
आपकी क्षमताएं हैं, क्या आप उसके मुताबिक अपने जीवन में पहुंच सके हैं। अगर आप उससे हासिल कर पाए हैं तब तो ठीक है, बट अगर आपने इसे हासिल नहीं किया है तो ये समझने वाली बात है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे आपके डिप्रेशन का रोल हो सकता है। बायोलॉजिकल या हार्मोनल डिप्रेशन के लिए तो मैंने बताया कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, आप साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लें। पर ये जो लाइफ से जुड़े हुए साइकोलॉजिकल रीजन से होने वाले डिप्रेशन है, इसका इलाज कैसे करें। साइकोलॉजिकल रीजन से होने वाले डिप्रेशन के लिए आपको एक साइकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए और वो जितने भी सेशन निर्धारित करता है उसे कंप्लीट करना चाहिए। मोस्टली ऐसा देखा जाता है, मैंने देखा भी है अपने क्लाइंट्स के साथ में, कि जब वो थोड़ा रिकवर करते हैं तो सोचते हैं कि लाइफ बदल गई और वो बैक हो जाते हैं, जबकि एक जो कंप्लीट पैटर्न ब्रेन में डेवलप होना चाहिए, जो उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक डेवलप करके रखा है, उसको बदलने में समय लगता है। आपको इनिशियली तो एक उत्साह मिल जाता है कुछ ही काउंसलिंग सेशन में, जहाँ आपको लगता है कि मैं ठीक हो गया, और आप उसको बैक होते हैं, आप छोड़ देते हैं काउंसलिंग सेशन और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, और फिर जैसे ही थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आया फिर से आप उसी स्थिति में आ जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि आपने जो भी अभी तक खर्च किया था, टाइम और पैसा, सब बर्बाद होता है, और फिर से आप जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो फिर से प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जितना भी आपका काउंसलर कहे कि आपको इतना सेशन लेना चाहिए, आप उसको ईमानदारी से लें। एक जो कॉमन चीज़ सजेस्ट की जाती है वो है मेडिटेशन। मेरी सलाह है कि मैंने अपने क्लाइंट्स पे काफ़ी काम करने के बाद इस निष्कर्ष में मैं पहुंची हूँ कि मेडिटेशन, अगर आप सीवियर डिप्रेशन की स्थिति में हैं तो खुद से बिल्कुल ना शुरू करें, क्योंकि कई बार मेडिटेशन में जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं एक्टिव मेडिटेशन कर नहीं पाते हैं, वो विपस्सना जैसी मेडिटेशन की तरफ चले जाते हैं, जो कि उनकी समस्या को और बढ़ा देता है। तो मेडिटेशन करने से पहले आप किसी जानकार व्यक्ति से संपर्क करें, अपने साइकोलॉजिस्ट से सजेशन लें कि कौन सा मेडिटेशन करें, और कोशिश करें कि इसे गाइडेड वे में करें, उसके किसी के निर्देशन में करें, तभी ये फायदेमंद होता है, अदरवाइज इससे प्रॉब्लम ही आती है। साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर में उसके साथ बहुत से प्रयोग कर सकता है, और जैसे कि उसका साइको एनालिसिस हो सकता है कि कौन सी बात है जो फाइंड आउट नहीं हो पा रही है या जिसे वो समझ नहीं पा रहा, जो उसे प्रॉब्लम दे रहा है। कई बार जो लोग पेनफुल मेमोरीज से परेशान होते हैं, जिनके कारण वो डिप्रेशन में जाते हैं, उनके लिए हिप्नोथेरेपी सजेस्ट की जाती है, अगर वो साइको एनालिसिस के माध्यम से नहीं कर पा रहा है तब। ये भी काफ़ी यूजफुल होता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे पेशेंट एक अलग ही लेवल पे बात कर रहा होता है, वो लाइफ को लेकर के बहुत नेगेटिव हो जाता है, या फिर उसके लाइफ में वो कुछ और मीनिंग ढूंढ रहा होता है जो उसको जनरल जो जीवन जीने का सामान्य ढंग है उसमें उसको नहीं मिल रहा। तो वहाँ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी काफ़ी हेल्पफुल होती है। लेकिन समझने वाली बात ये होती है कि जब आप हिप्नोथेरेपी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से गुजरते हैं तो आप बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहते हैं, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, आपका पूरा नज़रिया ही चेंज हो जाता है जीवन का। और ऐसे में मैक्सिमम लोगों के जीवन में मैंने देखा है कि वो आध्यात्मिक रुझान की तरफ बढ़ जाते हैं, और वो संसार में भी जो उनका जनरल लाइफ था उसमें भी अगर वो काम करते हैं तो काफ़ी आगे जाते हैं। ट्रीटमेंट तो काफ़ी असरदार है, पर इसके साथ दो सीमाएं आती हैं कि एक तो सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि ये महंगी होती है, और दूसरा कि सबका दिमाग इतना सजेस्टिव नहीं होता कि उस पर ये थेरेपी पूरी तरह से काम कर सके। फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर ही फैमिली थेरेपी आती है। फैमिली थेरेपी में जो परिवार के लोग होते हैं उनके साथ बातचीत होती है, जिसमें देखा जाता है कि ऐसा कौन सा ट्रबल सीन है जो घर में है जिसके कारण प्रॉब्लम बढ़ रही है या पेशेंट रिकवर नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि पेशेंट काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं इससे बाहर आने की, बट घर में कोई ना कोई ऐसा मेंबर होता है, कोई ना कोई ऐसा सीन क्रिएट होता रहता है कि उसकी सारी कोशिश खराब हो जाती है और वो फिर से उस कंडीशन में पहुंच जाता है। तो ये दो तीन चीज़ों को मिला करके ये साइकोलॉजिस्ट आपकी थेरेपी शुरू करते हैं, और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है कि किसके लिए कौन सी थेरेपी यूज़ की जाएगी। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ एक चीज़ जो हम लोग सजेस्ट करते हैं वो है खाने पीने का ध्यान। होता यह है कि जब आपको डिप्रेशन होता है तो आपके बॉडी में सेरोटोनिन नाम का एक जो केमिकल होता है उसकी कमी हो जाती है। तो जब आप ऐसे सेरोटोनिन लेवल के बढ़ाने वाले खाने खाते हैं तो उससे भी आपको एक सपोर्ट मिलता है बॉडी के माध्यम से, जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करता है। तो काउंसलिंग के साथ साथ हम पेशेंट का खाना पीना भी बदलने की सलाह देते हैं, जिसमें मैग्नीशियम और सेलेनियम रिच फूड को बढ़ाने की बात की जाती है। अब ये मैग्नीशियम और सेलेनियम आता कहाँ से है, किन फूड्स में होता है, ये समझना ज़रूरी है। जैसे केला हो गया, अनारस हो गया, जितने भी प्रोटीन रिच फूड हो गए, पनीर है, दूध दही है, तो ऐसे खाने जब आप बढ़ाते हैं
तो आपको एक एडिशनल सपोर्ट मिलता है जो आपको बॉडी को भी एनर्जेटिक बनाता है, आपके बॉडी में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है और इस तरह से आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और फूड के चेंज के साथ में बहुत आसानी से इससे बाहर आ पाते हैं। और डिप्रेशन जैसे भी महसूस होता हो आपको, आप उसको टालें नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा डिप्रेशन पुराना होगा उतना ज़्यादा वो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बनता चला जाएगा और एक टाइम पे आपकी आइडेंटिटी ही ये बीमारी हो जाएगी। लोग आपको बीमार ना मान करके आपको इसी पर्सनालिटी का मानने लगते हैं और इवन कई बार आप भी ऐसा ही समझने लगते हैं। तो समय रहते इसका ट्रीटमेंट बेहद ज़रूरी है। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आपके घर में एक जिस तरह से एक चलन रहा है कि फैमिली डॉक्टर होते हैं, वैसे ही एक फैमिली काउंसलर होना चाहिए जिसके साथ एटलीस्ट मंथ में या 2-3 महीने पे एक मीटिंग हो, एक गेट टुगेदर हो, जहां आप वहाँ पर बैठें, उनसे बातें करें, डॉक्टर से समझने की कोशिश करें कि फैमिली में क्या कंडीशन चल रही है, किसके बिहेवियर में क्या चेंजेज आए हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और जब आप एक फैमिली काउंसलर हायर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता। मोस्टली होता यह है कि जब हम एज अ फैमिली काउंसलर अपने आप को किसी फैमिली के साथ बाउंड करते हैं तो वहाँ पे एक फिक्स अमाउंट में, जो काफ़ी कम होता है, उसमें हम एक खास मंथ तक 6 महीने या 3 महीना का बाउंड होता है ये, उसमें उनको जो भी समस्याएं आती हैं उसको ट्रीट किया जाता है। और कई बार ये काउंसलर के लिए घाटे का सौदा होता है, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ में प्रॉब्लम आती हैं और आपको लगातार 10 सेशन तक देने पड़ जाते हैं, लेकिन अमाउंट आपका नहीं बढ़ता। जबकि आप उसी के अगर सेपरेट सेशन लेते तो आपको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते। तो फैमिली काउंसलर का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, हमारे फैमिली में होना चाहिए, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। एनीवे, मैं बात कर रही थी डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए आपका अवेयर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी अवेयरनेस आपके कंडीशन को सीवियर होने से बचाती है। डिप्रेशन आना ना आना कई बार हमारे सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कई बार क्या, मैं तो कहूँगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारे सिचुएशन पे ही डिपेंड करता है, बट उसे दूर करना आपके एफर्ट पर डिपेंड करता है। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आती हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।